तो ये जो टर्म है, ये जो टर्म आपको दिख रहा है, ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Im sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो मान लेंगे Im को, इसको ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू Im sin ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई 2, वेयर Im इज इक्वल टू क्या बना, Im का मतलब Vm अपॉन ओमेगा एल। तो ये जो ओमेगा एल है हमारा रेजिस्टेंस वाले में क्या है था, Im का वैल्यू Vm अपॉन आर है ना, यहाँ पे आ गया Vm अपॉन ओमेगा एल। तो जो रेजिस्टेंस काम करता है, जो रेजिस्टेंस वाले सर्किट में रेजिस्टेंस काम कर रहा है, वही करंट वाले सर्किट में ये करंट को घटा रहा है ना, ओमेगा एल डिवाइड हो रहा है, मतलब करंट को घटा रहा है अपॉन में, तो करंट को घटाने का काम कर रहा है। तो ये सर्किट का एक तरह से रेजिस्टेंस है, इंडक्टर वाले सर्किट का क्या हो गया, रेजिस्टेंस। तो इसका नाम देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। और XL को बोलते हैं इंडक्टिव, L का मतलब इंडक्टर है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है। इसका जो SI यूनिट रहेगा ये ओम रहेगा। इंडक्टर का जब XL निकालोगे ओमेगा है, और ओमेगा पता ही है अपने को 2 पाई न्यू होता है। अगर कभी फ्रीक्वेंसी दिया रहे तो आप 2 पाई न्यू में लगा दो, ओमेगा के जगह पे 2 पाई न्यू, 2 पाई अपॉन टी होता है ना, व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, और 1 अपॉन टी क्या होता है, न्यू के बराबर। तो ये जो है ओमेगा 2 पाई न्यू आता है, तो ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू एल कर दिया। इंडक्टिव रिएक्टेंस और यूनिट क्या रहेगा, ओम। तो करंट बन गया Im sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो इसका मीनिंग क्या है, तो हमने वोल्टेज को देखा था कि हमारा वोल्टेज था Vm sin ओमेगा टी, और करंट क्या निकल गया, Im sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो वी कैन से, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि करंट क्या कर रहा है, पीछे है ना, माइनस ऑफ पाई बाई 2 है, तो करंट क्या होगा, लैग करेगा। तो वी कैन से करंट इज, या करंट लैग behind the voltage, behind the voltage by phase या angle, by an angle pi by 2, pi by 2 एंगल से क्या कर रहा है, यहाँ पे करंट लैग कर रहा है। या फिर इसको अदर वर्ड्स में ऐसा भी बोल सकते हैं, वोल्टेज लीड द करंट by an angle pi by 2, वोल्टेज लीड कर रहा है। तो ये हमारा सबसे पहला काम था, करंट निकालना, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है उसका देखना, यहाँ पे लीडिंग और लैगिंग इसका चल रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, हम पावर निकालेंगे। इंडक्टर सर्किट जो है कितना पावर कंज्यूम करते हैं, तो वहां पे कितना पावर हो रहा था, रेजिस्टेंस वाले में कितना पावर था, I²R, बिल्कुल सेम फॉर्मूला जैसा कि डीसी सर्किट में पावर निकालते हैं, वहां सेम पावर होता है। और वहां पे जो करंट होता है वो कौन सा, आरएमएस करंट हमने इंट्रोड्यूस किया था। तो यहां पे भी निकालेंगे कि एवरेज पावर इन द इंडक्टर सर्किट इज, या पहले इंस्टेंटेनियस निकालते हैं, बाद में उसको एवरेज करेंगे। इंस्टेंटेनियस पावर इन द इंडक्टर सर्किट, तो पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट, यही होता है। वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर निकलेगा। तो वोल्टेज की जगह क्या पुट करोगे, Vm sin ओमेगा टी, और करंट के जगह पे Im sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ये जो पावर निकला Vm Im को साथ में ले लो। अब देखो ये जो टर्म है sin ओमेगा टी, इसके जगह पे क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह ये लिखा था ना, माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह ये लिखा, वापस इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, पावर निकालना है। तो पावर बन गया माइनस ऑफ Vm Im, माइनस टर्म को बाहर निकाल दिया, sin ओमेगा टी और cos ओमेगा टी। इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है 2 sin थीटा cos थीटा का, है ना। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसीलिए किया क्योंकि ये पूरा साइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पावर निकल गया माइनस ऑफ Vm Im अपॉन 2
2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, ये हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी। लिख देंगे यहाँ पे sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये बन गया sin 2 ओमेगा टी। ठीक है, ये निकल गया पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, किसी भी टाइम पे पावर निकालना है तो ये फॉर्मूला के पावर निकालो। लेकिन अगर पूरे एक साइकिल के लिए पावर निकालोगे, एवरेज पावर इन इंडक्टर सर्किट ओवर ए कंप्लीट साइकिल, यहाँ पे क्या करेंगे, P के ऊपर एवरेज को लाइन से दिखाते हैं, और यहाँ पे क्या करना है, कौन सा साइन बताया था इसको, खोपचा साइन, माइनस ऑफ BM IM अपॉन 2 sin 2 ओमेगा टी। तो ये क्या, मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम करंट सब कांस्टेंट रहेगा ना, तो कांस्टेंट क्या होता है, खोपचा के बाहर निकलेगा, तो माइनस ऑफ BM IM अपॉन 2 क्या बचेगा यहाँ पे, sin 2 ओमेगा टी। इसका वैल्यू कितना, कल साइन स्क्वायर का आप होता है, sin 2 ओमेगा टी पता है, ओमेगा टी का मल्टीप्लाई में रहे तो जीरो होता है, कितना होता है, जीरो। sin ओमेगा टी, sin 2 ओमेगा टी, sin 3 ओमेगा टी, cos ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी, सबका एवरेज वैल्यू जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, क्योंकि साइन है, तो साइन का ग्राफ कैसा होता है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो एक साइकिल में क्या होगा, पूरा एवरेज करके जीरो हो जाएगा। तो sin थीटा का या cos थीटा का ग्राफ, थीटा की जगह कुछ भी रहे, स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, तो आप sin थीटा की जगह कुछ भी रहे, यहाँ पे एवरेज वैल्यू जीरो होता है, क्योंकि साइन का ग्राफ जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव होता है। तो ये जो टर्म है इसको जीरो बना दिया, हो गया माइनस BM IM अपॉन 2 इंटू में जीरो, सिंस sin 2 ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू है जीरो हो गया, तो ये पूरा पावर कितना हो गया, जीरो। इसका मतलब एक कंप्लीट साइकिल के लिए, ओवर ए कंप्लीट साइकिल अगर देखा जाए तो वहां पे जो इंडक्टर सर्किट है उसमें एवरेज पावर जीरो है। एवरेज पावर जीरो का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे कोई पावर खर्च ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो पावर है कुछ पावर खर्च नहीं होता है। इंडक्टर सर्किट मैग्नेटाइज होता है, डीमैग्नेटाइज होता है, मतलब उसमें जब करंट पास कराओगे, करंट जब मैक्सिमम होगा उसके अंदर तो करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब मैग्नेटाइज हो रहा है। तो जब करंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगा तो फिर घटते घटते जीरो पे भी तो आएगा, तो जब वो करंट घटते घटते जीरो होता है तो उसको बोलते हैं डीमैग्नेटाइज होना। क्या होता है, इंडक्टर डीमैग्नेटाइज। तो इसका मतलब ये होता है कि ये कंप्लीट साइकिल में, मैं बताऊंगा इसके बाद कि ये कंप्लीट साइकिल में आप देखोगे कि जब करंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होता है उस समय इंडक्टर मैग्नेटाइज पोजीशन में रहता है, मैग्नेटाइज। जब वो डीमैग्नेटाइज होता है तो जितना पावर उसने एब्जॉर्ब किया है, जब वो मैग्नेटाइज हो रहा था तो वो पावर ले रहा था, सोर्स से पावर ले रहा था, लेकिन जब वो करंट घटते घटते जीरो होगा, इसका मतलब डीमैग्नेटाइज हो रहा है, तो वो सोर्स को पावर रिटर्न करते हैं। तो उस समय सर्किट में जो करंट पास कराता है वो इंडक्टर पास कराता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि इंडक्टर जो है एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, और एनर्जी कितना, हाफ Li स्क्वायर। इंडक्टर और कैपेसिटर, रेजिस्टेंस जो है एनर्जी स्टोर करके नहीं रखता, इसीलिए वहां पे पावर कंज्यूम होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास कैपेसिटी नहीं है एनर्जी स्टोर करने का। लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर ये दो ऐसे कंपोनेंट है जो एनर्जी स्टोर करते हैं। तो जो एनर्जी स्टोर करने वाले कंपोनेंट है वो हाफ साइकिल में, हाफ साइकिल क्वार्टर साइकिल बोलो, क्वार्टर साइकिल में एनर्जी लेते हैं, अगले क्वार्टर में रिटर्न करते हैं, फिर अगले क्वार्टर में लेंगे एनर्जी, फिर रिटर्न करेंगे। मतलब पूरा एक साइकिल की अगर बात किया जाए, मतलब यहां से लेकर यहां तक, अगर मान लो यहां पे अगर करंट है तो सर्किट में जब करंट जीरो से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगा तो हमारा इंडक्टर क्या होगा, मैग्नेटाइज हो रहा है, मैग्नेटाइज होगा उस समय इंडक्टर, तो उस समय वो सर्किट से पावर लेता है, सोर्स से पावर लेगा। जब घटते घटते जीरो होगा तो डीमैग्नेटाइज। तो ये क्वार्टर साइकिल है ना, ये पूरा कंप्लीट साइकिल, यहाँ से शुरुआत की क्या है, कंप्लीट साइकिल। तो यहाँ से यहाँ तक हाफ साइकिल, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, क्वार्टर साइकिल, जिसको आप टाइम T/4 बोलोगे, ये T/2 बोलोगे, ये बोलोगे 3T/4, 3 क्वार्टर, और ये पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड। तो एक कंप्लीट टाइम पीरियड में जो 4 क्वार्टर साइकिल है, पहला क्वार्टर साइकिल में वो मैग्नेटाइज होगा, फिर डीमैग्नेटाइज। मैग्नेटाइज का मतलब याद रखना, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से वो एनर्जी ले रहा है। फिर इस हाफ साइकिल में क्या करेगा, एनर्जी इज रिटर्न टू द सोर्स, सोर्स को एनर्जी वो रिटर्न करेगा। फिर क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, अपोजिट में करंट मैक्सिमम हो रहा है ना, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में करंट मैक्सिमम,
मतलब यहाँ पे भी एनर्जी लेगा, वो एनर्जी यहाँ पे लेगा और एनर्जी यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो जितना लिया उतना दिया, जितना लिया उतना दिया, तो एवरेज पावर जो है इंडक्टर में कुछ भी लॉस नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर हमने घर में इंडक्टर सर्किट लगा दिया तो हमारे फायदेमंद रहेगा। ये कोई पावर, लेकिन क्या होता है, ये तो इंडक्टर का आपने रेजिस्टेंस 0 मान लिया था ना, आइडियल इंडक्टर, लेकिन इंडक्टर में बहुत कम रेजिस्टेंस होते हैं, लेकिन क्या है, खर्चा बहुत महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि इंडक्टर सर्किट में वायर का जो क्वांटिटी है, वायर का अमाउंट ज्यादा लगेगा, है ना, पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा। तो एक घर में वायरिंग करने में 4-5 लाख रुपए निकल जाएगा, है ना। इतने सारे क्वालिटी के शेप में जब वायर आएंगे तो उसका खर्चा अलग से बहुत बढ़ जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम नॉर्मल वायर से काम चला लेंगे। बस समझ में आपको? तो ध्यान रखना है यहाँ पे एवरेज पावर जीरो का मीनिंग समझ में आया आपको कि क्या करता है वो, जितना पावर हाफ साइकिल क्वार्टर साइकिल में लेता है, अगले क्वार्टर में उतना रिटर्न करता है, फिर अगले क्वार्टर में एनर्जी लेगा, अगले क्वार्टर में एनर्जी रिटर्न कर देगा। तो ये इंडक्टर, तो जैसा काम इंडक्टर में होता है सेम टू सेम कैपेसिटर जब पढ़ेंगे वहां भी वही काम होता है। तो कैपेसिटर मैग्नेटाइज नहीं होता, कैपेसिटर क्या करता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होते हैं। जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हो तो मोबाइल के अंदर क्या है, कैपेसिटर है, तो वो चार्जिंग होगा डिस्चार्जिंग। मोबाइल निकाल दिया, यूज कर रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहा है, 16% बैटरी अटका हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोबाइल के अंदर जो बैटरी है वो कैपेसिटर एक तरह से, तो चार्ज को स्टोर करता है, चार्जिंग अभी डिस्चार्जिंग, फिर लगाएंगे चार्जिंग डिस्चार्जिंग। तो क्वार्टर साइकिल में चार्जिंग होगा, अगले क्वार्टर में डिस्चार्ज, फिर चार्ज फिर डिस्चार्ज। लेकिन इंडक्टर में क्या बताया मैंने, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज। मैग्नेटाइज का मतलब क्या होगा, एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सोर्स। डीमैग्नेटाइज में क्या होगा, एनर्जी इज रिटर्न टू द सोर्स। बस समझ में आपको? चलो इतना लिखो, फिर हम लोग इसका फेजर भी पढ़ेंगे।